बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है वकला और उनके मसाइल। इसी मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है एडवोकेट शराज फैज़ भट्टी साहब को और उसके साथ एडवोकेट राना मोहम्मद नदीम साबर साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी भट्टी साहब, ये बताएं कि आज हमारा मौजू है वकला और उनके मसाइल। इस पे तो हम आगे चलकर बात करेंगे। तो पहले आप ये बताएं कि जो वकालत का प्रोफेशन है ये आपने कैसे ज्वाइन किया? क्या आपने अपनी मर्ज़ी से इसको ज्वाइन किया या आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी या हादसाती तौर पर बस जैसे जी मुंडा कुछ नहीं बन सके थे वकील बना लो कैसे वकील बने आप? ज्यादा वकील तो वैसे मुंडा कुछ नहीं कर सकता तो LLB करा दो। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। इसमें मैं ना हादसाती तौर पे तो नहीं आया। ठीक है। मेरा एक लॉयर फैमिली से ताल्लुक़ है। ठीक है। फादर मेरे वकालत करते थे ज़िला गुजरात में। अच्छा। यहाँ भी आते थे हाई कोर्ट में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो उनके साथ ही मैं आता था। पहले जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में कभी छुट्टियों में उनके साथ आ जाना, प्रोसीडिंग वगैरह मैं देखता था। तो फिर मैं ग्रेजुएशन की ज़मींदार कॉलेज, वहाँ हमारे डिग्री कॉलेज है, वहाँ से, गुजरात से। हाँ जी। ठीक है। तो फिर 97-2000 मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है ना, बैच जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का, वहाँ मैं 3 साल रहा। और 2001 में मेरी इनरोलमेंट है एज एन एडवोकेट। ठीक। और 2003 में मेरी हाई कोर्ट की इनरोलमेंट है। ठीक है। और पहले मैं वो एग्ज़ाम भी कंपटीशन के दिए थे, लेकिन 2003 के बाद ही फिर मैंने बाकायदा वकालत जो है ना वो शुरू की, प्रॉपर नीयत के साथ जो प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। हाँ जी, 2003 में किया। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद 2005-06 में 2-3 साल मैंने अपने ज़िले में वहाँ स्टार्ट वहाँ से लिया था। अपने वालिद के साथ काम करता रहा, वहाँ मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे एक सीनियर के साथ अटैच किया हुआ था। ठीक है। बड़े अच्छे वो प्रोफेशनल थे फौजदारी के, तो उनके साथ मैं रहा। और फिर मैं जब थोड़ा सा काम सीख लिया, वो मैंने अपने वालिद की इजाज़त से ही फिर यहाँ हाई कोर्ट में मैं शिफ्ट हो गया। और फिर वहाँ 2-3 दिन मैं जाता था, सैटरडे उनको फ्राइडे वगैरह को, तो 2 दिन वहाँ रखने, फिर बाकी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं परमानेंटली यहाँ। यानी कि आपके वकालत के जो इब्तदाई 2-3 साल थे आप गुजरात में अपने वालिद साहब के साथ रहे। हाँ जी, और आपने सीखा। बिल्कुल। अब भट्टी साहब, एक बहुत अहम सवाल है हमारे प्रोफेशन के हवाले से कि ये जो प्रोफेशन है ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। चले, आपकी तो बैकग्राउंड लॉ से थी, आपके वालिद साहब गुजरात में बहुत मशहूर वकील थे और प्रैक्टिस करते थे और आप उनकी उंगली पकड़ के अदालतों में जाते रहे और हाउ टू नो सीखते रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे पूछना ज़रूरी समझूंगा कि ये बताएं कि उन आपके वालिद साहब के जो थे वो वकील भी थे, मगर क्या आप समझते हैं कि एक जो लॉयर होता है उसको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो प्रोफेशन में आता है? जी, लाजमी होता है। उसमें कोई वकील भी इन मुश्किलात से बरीज़िम्मा नहीं होता, हाँ वो लायर सन हो या इवन जो अगर फर्स्ट फैमिली में पहला वकील भी आए ना, तो वह मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ हमारे एक बड़े काबिल चीफ जस्टिस साहब थे, अनवारुल हक साहब, जो मलिक अनवारुल हक जेलम से थे। वो हमारे बार के फंक्शन में आए। ठीक है। तो उन्होंने ना अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के जो थे ना अयाम, हाँ, उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं जब वकील बना था तो मेरे पास कोर्ट लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो मैं तवक्कल करके अल्लाह पे, जैसे कहते हैं ना, अलामा साहब ने भी फरमाया, अलामा इकबाल ने जब वकालत शुरू की ना, तो उन्होंने भी कहा कि ये तवक्कल वाले लोगों का पेशा है। कि कम भी आता था ना अलामा साहब के पास, या जितने वकील भी हमारे आते हैं, किसी के पास शुरू में कम भी काम आता है तो वो छोड़ते नहीं है, इसको लगे रहते हैं। और फिर वो कई सालों की रियाजत होती है, स्ट्रगल होती है। और बड़े बड़े वकीलों की हम मिसालें दें तो वो यही कहते हैं कि आपने अपने क्लाइंट का केस लड़ना ईमानदारी से, और आप एक कामयाब वकील हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको उस वक्त ना छोड़े, अगर आप केस अगर एक अदालत से हार भी गए हैं तो आप क्लाइंट का जो एतमाद है वो आप पर इतना ज़्यादा बिल्ट हो जाए, हाँ जी, कि वो कहे कि बस मैं इससे मुतमिन हूँ, जिस तरह मेरा केस प्लीड किया गया, आर्ग्यू किया गया, मैं सेटिस्फाई हूँ। जी जी। आपकी नेक नियति जो है ना आपके केस में, वो आपको जो है प्रोफेशन को आपके मजबूत करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे तो हौसला अफजाई थी वालिद की तरफ से और फैमिली की तरफ। उन्होंने कहा, मेरे एक और भाई भी एडवोकेट थे, वो उनके साथ रहते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आपने मूव करना है हाई कोर्ट तो आप चले जाएं। तो यानी कि भट्टी साहब, इब्तदाई सालों में जो है एक न्यू एंट्रेंस जो आता है, उसके लिए मुश्किलात तो होती हैं, क्योंकि आपको किसी तरफ से
माँ सिवाय आपके घर से। हाँ, ये कोई जॉब नहीं है कि आप कहें जी मैंने जो है प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया और मुझे 20-25 हज़ार रुपया मिलेगा। हाँ। आपने तो यहाँ अपने घर से पैसे लेके जाने, आपके वालिद साहब वकील हैं या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने घर से पैसे लेके सिविल कोर्ट पहुंचना है, और सिविल कोर्ट में वो कोर्ट है, आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, वो जो प्रेमिसेस है वहां पे तो केस दायर हो रहा है और प्रोसीडिंग चल रही है। अच्छा, एक बात का मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जब यंग बच्चे आते हैं ना प्रोफेशन में, हाँ इवन वो लायरसन भी हो, तो जब किसी चैम्बर में जाते हैं ना किसी दूसरे उस्ताद के पास या अपने उस्ताद के पास जाते हैं, तो उस्ताद साहब भी उसकी कोई इतनी केयर नहीं करते। हाँ बिल्कुल, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक दफ़ा कभी खाना खिला देंगे या कभी वो थोड़ा सा चाय वगैरह पिला देंगे, लेकिन जो प्रॉपर उनकी होती है एक रिस्पेक्ट, बल्कि मुंशी के हवाले जब आप होंगे तो आप रोने लग जाएंगे। माली मामलत नहीं होती। जी ठीक हो गया। राणा साहब, आप जब प्रोफेशन में आए थे कैसे सरवाइव किया? क्या नोटों के डंबल पड़े थे घर पे, निकालते रहे और आते रहे? कैसे यहाँ तक पहुंचे? आई एम द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम माय फैमिली कि मैं वकील बना। अच्छा, आप पहले फर्द थे? मैं पहला फर्द। पाकिस्तान बनने के बाद? पाकिस्तान बनने के बाद मेरी फैमिली में कोई वकील नहीं था। नहीं, किस ईयर में आपने जो है ये मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया था 97 में, ठीक है, और 99 में मैं हाई कोर्ट के लिए एनरोल हो गया था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे चूंकि फैमिली में मेरे फादर जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। अच्छा, ठीक है। तो घर पे तो आसूदगी थी, घर से पैसे लेने में प्रॉब्लम नहीं था, मगर जैसे मेरे भाई ने कहा ना कि कभी खाना खिला दें, तो मैं इससे 100% डिफ़र करता हूँ। हमें तो सीनियर ने खाना तो बात की बात है, यानी हमारी मौजूदगी में अगर वो चाय मंगा लेते थे तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि यार आप चाय का कप पीना पसंद करेंगे या नहीं। तो एक्चुअल यहाँ एक दो बड़े प्रॉब्लम हैं, वो उसमें प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, मगर यहाँ जो आता है कैंडिडेट या एडवोकेट वो लॉर्ड नहीं होता। ठीक, तो यहाँ प्रोफेशन को लेमैन होता है, लेमैन के अलावा वो पुअर भी होता है, वो उसकी ना कोई रेमनरेशन है ना कोई स्टाइपेंड है, ना तो जिम्मेदार को कहते हैं ना प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड। एक्चुअली ये है, ये ब्रिटिश से जब इंट्रोड्यूस हुआ ना, ब्रिटिश से जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये जो रॉयल फैमिलीज थी ना, उनके बच्चों ने ये प्रोफेशन का आगाज किया था ब्रिटिश में, इसलिए से प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। घरों रज्जे हुए बच्चे, घरों रज्जे, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो हर तरह का बंदा आ रहा है, तो उसके लिए अभी तक अगर हम देखें तो 47 से लेकर हम आज तक कोई भी बार काउंसिल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बार ऐसी पॉलिसी वजह नहीं कर सकी जिसपे न्यू कमर्स को कोई डेली का कुछ स्टाइपेंड मिल जाए, कोई इस तरह की छोटी मोटी मेंटेनेंस मिल जाए, फाइनेंशियल हो जाए, या कोई ऐसे सिस्टम बना दिया जाए। अब ये कुछ अर्सा कबल जो एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात आई कि वो आपने न्यू कमर्स को देनी है, तो उससे कुछ बेनिफिट हुआ, मगर वो कहते हैं ना, माना के तगाफुल ना करोगे मगर खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। तो बहुत से लोग इसमें खाक हो चुके, खाकस्तर हो चुके। तो इब्तदाई तौर पर जो है ना वो किसी की कोई फेवर नहीं है, ये अपनी जेब से लड़ने वाला। ये साहब जो आपने ये खाक की बात सुनाई, ये इसी से हमारे प्रोफेशन पे निकली है कि जब नया बच्चा आता है तो कहते हैं जब तक तेरा कोट और जूती खाक आलूद नहीं होगी तू वकील नहीं बन सकता। देखिए ये एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है। मुझे याद है मैंने शुरू में एक जगह लीगल एडवाइज़र के लिए इंटरव्यू दिया था, तो वो बड़ा खूबसूरत, वो सीनियर थे उनके मैनेजर, उन्होंने कहा बेटा जब तक आप किसी प्रोफेशन की मार नहीं खाते तब तक वो प्रोफेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बात जरूर है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, वो उसमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, खाते खाते लोग मारे जाते हैं, स्ट्राइव भी करना पड़ता है, छोड़ के एसियों फ्रिजों का काम सीख लेते हैं। मैं ऐसे वकला को जानता हूँ जी जो प्रोफेशन में आए क्योंकि उनको फाइनेंशियल बैक सपोर्ट नहीं थी, उनकी बैकबोन जो थी मजबूत नहीं थी माली तौर पे, घर से वो पैसे नहीं ले सकते थे। उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया कि बेटा जाओ, बच्चे ने जो है वो जैसे भी था ला कर लिया। अब आगे मार्केट में गए, जैसे आपने सीनियर्स का बताया कि सीनियर्स वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते और ना वो पे करते हैं, बस वो एक ही बात करते हैं, तू खलो जा, तू पढ़, तू जुती सफेद कर। साढ़े नाल भी इंज होया सी, ठीक है, साढ़े को सीख, असी किवें खलोने सा अदालतां च धक्के खाने सा, तू भी उंज ही बन, ठीक है। वो अपनी मिसाल देते हैं। मिसाल पढ़ने तक और प्रोफेशन के साथ लॉयल्टी करने तक तो वो बात ठीक है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, केसला पढ़ें, स्टडी करें कि सीनियर को नजर आए। मगर यहाँ पे तो इस तरह के हालात हैं कि जो बच्चा पढ़ता भी है, सीनियर को कुछ करके भी दिखाता है, उसको भी सीनियर वो वैल्यू नहीं देता, ना कि उसकी बहुत मजबूरी हो। फिर वो उसको समझता है कि दो बंदे
मेरे अहम ने बाकी सब भज जान, मैंने कोई परवाह नहीं। जी भट्टी साहब, मैं हाल ही में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हुए हैं और पूरे पंजाब से 75 मेंबर्स का चुनाव हुआ है। ये हमारी पेरेंट बॉडी है। जब एक बच्चा लॉ कॉलेज से डिग्री लेके निकलता है तो सबसे पहले उसको जहां जाना पड़ता है वो है पंजाब बार काउंसिल। वो अपनी डिग्रियां लेके ऐसे जाता है, फार्म भरता है, पैसे जमा करवाता है और फिर उसको जो है वो उसका पंजाब बार काउंसिल का कार्ड बन जाता है। तो इसके जो इलेक्शन हुए हैं उस पर एक सवालिया निशान है कि वो बड़ी हैरानकुन इस दफ़ा तो बातें देखने में आई हैं। एक तो इतने डिजिटल दौर में जहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, आपके हाथ में ये डिवाइस में आ चुका है, ये 7x3 की डिवाइस है, सब कुछ इसमें आ गया है और आपने लाहौर में 16 मेंबरों का चुनाव करना है और ननकाना सीट, शेखुपुरा सीट के भी आपने वोट डाले हैं। तो आपने जनाब वो सारे मेंबरों के जो नाम है वो हाथ से लिखे हैं। किधर गया बायोमेट्रिक? कहा जा रहा था कि बायोमेट्रिक नहीं कराओगे वोट नहीं डलेगा। चलो उस हद तक तो ये बात ठीक हो गई कि आप वकील हैं, आपका प्रोफाइल चेक हो गया है आपकी पेरेंट बॉडी में। मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, लेकिन जब आप वोट डालने गए हैं तो वहां पे बूथ में जहां पे आपने स्टैंप लगानी होती है या उम्मीदवार का नाम लिखना होता है, सीरियल नंबर लिखना होता है, वहां पे वुकला उस वोट डालने वाले के ऊपर गिरे हुए हैं, सर सीरियल नंबर 3, सर सीरियल नंबर 4, सर प्लीज, सर प्लीज। सर ये इंतखाब हो रहा है कि ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं आई, ये इंतखाबात हुए हैं या एक ड्रामा हुआ है? इंतजामात के वाले से मैं ना इसको सख्त तनकीद का निशाना बनाता हूँ। ठीक कि ऐसी जो रवायत कायम हुई है इस दफ़ा जब बायोमेट्रिक तकरीबन हो चुकी है सारी बार, पूरे पंजाब में ये मशीनें और बायोमेट्रिक हो चुका है। हाई कोर्ट के हमारे 2015 से बायोमेट्रिक का इलेक्शन हो रहा है, सिविल कोर्ट में भी छोटा भी इलेक्शन हम कंप्यूटर पे डालते हैं का होता है, तो ये बायोमेट्रिक होना चाहिए था और उससे ये टाइम पे रिजल्ट भी आ जाता। अभी तक ये रिजल्ट सारा अनाउंस भी नहीं किया। आज कुछ काउंटिंग हो रही है और फिर डिग्रियों की वो चेकिंग और वेरिफिकेशन हो रही है। तो ये इंतजामात के वाले से तो बड़ा हामियों में रहा है कि बड़ा यानी डिसिप्लिन नहीं था इलेक्शन। वो लाहौर डिवीजन की ये शिकायत ज़रूर है, बाहर ऐसा नहीं हुआ। गुजरांवाला गुजरात साइड पे वहाँ पोलिंग हुई है और जो अनाउंस हो चुके हैं वही तकरीबन अनाउंस हो रहे हैं। कसूर के कल जो उन्होंने अनाउंस किए हैं ना, वही उम्मीदवार जो वहाँ जीते थे ना, उन्हीं को उन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया है एडवोकेट जनरल साहब ने। तो ये जहाँ तक यंग की बच्चे की आपने बात की, क्योंकि हमारा वो मसाइल भी साथ डिस्कस हो जाएंगे, तो बार कौंसिल के हवाले से ना मैं एक बात कर देता हूँ, हुकूमत को भी मुखातिब होकर कर देता हूँ कि जब वकील हमारा एनरोल हो जाता है, डिग्री लेके डिग्री कंप्लीट करके आ जाता है, एनरोलमेंट ले जाता है, तो उसको जब ये हमारे एक दूसरी प्रोफेशनल डिग्री है डॉक्टरों की, MBBS है, उनको गवर्नमेंट हाउस जो आप दिलवाती है वो अप्लाई साथ तकरीबन 1 लाख रुपया भी उनको मिल रहा है। उनको ग्रेड 17 के इक्वल जो है जी सारी सहूलतें भी देते हैं, मुआवजा भी देते हैं। और एक यंग बच्चा एडवोकेट जो है उसको क्या इन्होंने हदिया उसका मुकर्रर किया है? ना बार कौंसिल कुछ देती है, ना सीनियर कुछ देते हैं। साहब आपको 22 साल हो गए हैं। हाँ जी। आप पंजाब बार कौंसिल की, लाहौर बार की, हाई कोर्ट बार की जो हड़तालें हैं उनको तो निकलवा के देखें कि वो हड़तालों की काज क्या थी, वो हड़ताल किस काज पे दी जा रही थी। मेरा सवाल ये है कि आप क्यों नहीं हड़ताल करते इस कॉज के ऊपर? वुकला कॉज है, ये प्योरली वुकला कॉज है कि आपको डॉक्टरों के इक्वल, ग्रेड 17 के इक्वल, जिस तरह डॉक्टर्स ने, यंग डॉक्टर ने, YDA ने हड़ताल की, उनको पहले 6,000 रुपया उस वक्त भी मिलता था हाउस जॉब का। उन्होंने कहा जी ये थोड़ा है, हमने इतनी पढ़ाई की, इतने लाख रुपया दिया, फिर वो 40,000 हो गया, 80,000 हो गया, अब मुझे नहीं पता 80+ है। वो हर साल हड़ताल कर देते हैं, वो हर साल हड़ताल करते हैं। तो आप जो है आपके बाल झड़ गए हैं वकालत करते करते, उनके सफेद हो गए हैं, मेरे भी सफेद होना शुरू हो गए हैं। तो क्यों ना हम यहाँ से निकल के जाके हड़ताल करें कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो जो फील्ड आते हैं, प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। चलो हमारा तो है 6 महीने का टाइम लाइसेंस का, 6 माह का टाइम है ना राना साहब, अप्रेंटिस का। अप्रेंटिस का टाइम 6 माह है, हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए 2 साल है। ठीक है। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये गवर्नमेंट को भी कि वहाँ पता है ना जी, गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, ना माने। मैं कहता हूँ वफाकी वजीर कानून और गवर्नमेंट से बात अगर हमने मनवानी है ना, ऑनरेबल गवर्नमेंट से, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक करनी पड़ेगी कि वो भी न्यू एंट्रेंट्स के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे तो कई साल गुजर गए हैं प्रोफेशन। सर वो हड़ताल भी करेंगे, वहाँ लिख के भी भेजेंगे करारदाद जो है,
लेकिन मैं इनको जो देखे ना, वहाँ भी कोई एक वजीर कानून साहब हैं, यहाँ पंजाब में भी हैं, साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस वक्त सारा कंट्रोल उनसे सवाल उनके पास करता है। हूँ, उनसे सवाल करता हूँ, और अरबाब इख्तियार जो पंजाब में बैठे हैं कि ये यंग वकीलों के लिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने आज तक क्या किया है मिनिस्टर साहब ने। बिल्कुल, यहाँ तो बड़ी बातें करते थे बारों में आके, जी मैं वकला की फलाह बहबूद के लिए फंड कायम कर दूंगा, ये कर दूंगा। बारों को कुछ दिया इन्होंने अभी पिछले साल ना, इन्होंने कुछ नेपोटिज्म को सामने रख के जो अपने बंदों को नवाजा है, एडवाइजरी इनके चैम्बरों के तमाम लोग इन्होंने खुद अपने अकोमोडेट कर लिए। जी जी बिल्कुल। कभी यंग लोगों का सोचा है? तो ये कभी यंग लोगों का नीचे देखें कि जो यंग बच्चे आ रहे हैं क्या हालत है, जिन्होंने माँ बाप ने अपना पेंशन ग्रेजुटी लगा के बच्चों को पढ़ाया है और वो मारे मारे फिर रहे हैं, वो कोर्ट नहीं ले सकते। जैसे आपने बताया कि चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि मेरी ये हालत थी कि जब मैं प्रोफेशन में आया टफ टाइम देखा। जी राणा साहब आप ये बताएं। करने लगा था कि ये प्रोफेशन में जैसे आप कह रहे हैं पेंशन या ग्रेजुएटी उन पे इन्वेस्ट की, असल में माँ बाप तो अपना खून दे रहे होते हैं, जी बिल्कुल, मैरो दे रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं। तो एक स्ट्रगल के बाद एक पौधे को जब सींचा जाता है तो एक किसान अगर 1 साल की बाद उसकी फसल अच्छी ना हो तो वो खुदकुशी करने की तैयारी करता है। तो यहाँ तो सालों की फसलें होती हैं, सालों गुजर के एक दरख्त तैयार हुआ है, एक पौधा हुआ है, तो अब उसके 17 साल लगते हैं। जी नहीं, आप देखें ना, वकील बनते बनते एज जो है वो 25 साल के करीब आ जाती है। माँ बाप ने तो डे 1 से उसको केयर करना शुरू किया है और वो परवरिश करते उस पौधे के नीचे। अब 25-26 साल के बाद वो समझते हैं कि हमें साया मिल जाएगा, और उस वक्त भी बेटा अगर माँ बाप से ये कह के अब मुझे आप पेट्रोल के पैसे दें, मुझे लंच के पैसे दें, फिर भी उनका जारी है। हाँ, तो वो साया देते ही रहे, यहाँ पे बच्चा अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता। ये ऐसा प्रोफेशन है। जी जी जी। ये तो राणा साहब आप जरा, वकील मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मैंने तो कहा ऐसी फ्रिजों का काम सीख रहे, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे दोस्त हैं जानने वाले, वो प्रोफेशन को छोड़ गए, जलील हो गए। 4-5 साल जूतियां घिसाई उन्होंने, और उन्होंने कहा यार कोई नहीं, 10,000 20,000 15,000, तो इलेक्शन आ गया, उन्होंने उड़ते खलो गए कार्ड बंडन। तो अच्छा, ये भी एक नुकसान है जो इलेक्शन के वाले से आपने यंग बच्चों की बात की है ना। मैं जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडर है ना, जो बच्चों को हायर कर लेते हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाना चाहता हूँ कि भाई आपके पास जब एक यंग बच्चा काम सीखने आया है तो आप उसको कोई वकालत सिखाएं, कोई पिटीशन लिखनी बताएं, कोई दावा लिखना बताएं। वो आगे निकल गया बॉस से, तो आप क्या करेंगे? अच्छा अभी उसको 10-15 साल उसको सीनियर के साथ रहना होता है। बेसिकली वो तीसरे महीने अपना दफ्तर बनाने का भी सोच लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं बॉस ने मुझे झड़क मारी है। ये भी एक थोड़ी न्यू एंट्रेंट्स में आज प्रॉब्लम देखने में आजकल आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तेज फास्ट दौर है। तो आपके ऊपर ना कई प्रेशर्स हैं, घर के हैं, सोसाइटी के हैं, फैमिली के हैं, दोस्तों, तू अगे नहीं निकल रहा, तू की कर रहे हैं, तेरा काम नहीं चल रहा। वो एक बंदा जब इस तरह काम ही नहीं कर पा रहा, उसको इतनी तनकीद हो रही है, मुआशरा उसको तनकीद का निशाना बना रहा है, तो वो फिर कुछ ना कुछ दिखाएगा ना, पर निकालेगा। यार मैं उथे आतिफ सेंटर 'ਚ दफ्तर ले लिया 6वीं फ्लोर पे किराए पे, उसने अब अपना एक क्लर्क रखना पड़ेगा, मुंशी रखना पड़ेगा, दफ्तर का किराया देना पड़ेगा, कोई मेहमान आ जाएगा, सारी जिंदगी ये साथ चलती है। ठीक है जी राणा साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि पंजाब बार कौंसिल के हाल ही में होने वाले इंतखाबात में जो इधर हाल देखा गया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इसको कहेंगे आप? जी यकीनन। ठीक है कि आप वोट डालने गए हैं तो आपके बाहर से गेट से लेके आपको खुदा और नबी के वास्ते दिए जा रहे हैं, प्लीज इतने नंबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्लीज एक वोट की इल्तजा, एक वोट। जब ये मेंबर 5 साल के लिए बन गए, प्लीज में हमने जाके वो भर दिया, प्लीज तो ओबे कर दिया, ठीक है, वोट दे दिया आपके प्लीज और आपके रोने धोने पे। अब किधर है लॉयर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पे अमल दरामद हो रहा है? जवाब आएगा नहीं। वुकला पे 780 लग रही है, पुलिस पकड़ती है, ले जाती है, 780 लगा देती है, आपने क्या पास कराया भाई? जवाब आया नो। न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जूतियां घसा रहे हैं, सफेद जूते कर लो, टाई सफेद कर लो, बाल सफेद होंगे, तुम्हें वकील आएगा, उतनी देर में वो मर जाएगा। पंजाब बार के पास करोड़ों का फंड है, कोई पॉलिसी है? जवाब क्या आया? नो। अब ये 75 मेंबरों को हमने इलेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि इनको अब काम करना चाहिए। देखें, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर मंशूर देने का एक असूल है इलेक्शन का कि हर कैंडिडेट अपना मंशूर देता है, फिर जब वो इलेक्शन विन करता है तो अगर वो अपनी मैनिफेस्टेशन को बिट्रे करे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आप अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ हम लॉयर्स हैं,
इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। पूरी दुनिया में वकील से ज़्यादा ज़हीन, समझदार, अक्लमंद किसी को नहीं माना जाता। और हमारे इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर उस कैंडिडेट की अकाउंटेबिलिटी की जा सके। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि तमाम तर इख्तियारात उसी के पास मौजूद होते हैं जिसके अगेंस्ट अगर आप कोई मूव करना चाहें तो आपका लाइसेंस, आपकी प्रैक्टिस, आपका सारा कुछ तो स्टेक पे है, उसी के हाथ में कब्जा है। तो जब उसी के हाथ में कब्जा है तो वही कस्टोडियन है हर चीज का, तो फिर आप उसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। लिहाजा देखें, आम आप जो लीगल प्रोसेस है उसमें देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब का केस रहा था कि अगर किसी ने 7 साल किसी शोबे में सर्व कर दिए हैं तो आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो और कहीं कुछ जाके कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ जो ऐसी किसी बात पे मामला आ जाते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस या दीगर चीज़ों के, तो वो चूँकि उनके पास इख्तियार है इसलिए उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। वरना होना ये चाहिए कि वहाँ पर हर कैंडिडेट मैनिफेस्टो दे। और ये हमारा भी कसूर है माजरत के साथ कि अगर किसी ने तरला मारा और हमने तरले में जाके उसको वोट दे दिया, 10 बंदे आपके ऊपर बूथ में गिर रहे हैं, जहाँ पे हम नाम देखें, वायलेशन वो आके कह रहे हैं यार इसका ना, इस पे प्लीज एक वोट दे दो, ये नाम लिख दो, वहां पे आप क्या करेंगे? अकेला बंदा, 50 बंदे आपके ऊपर गिरे हुए हैं वोट डालने के वक्त। हाँ जी धांधली हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल हुई कि नहीं हुई? जी हुई मैं वही कह रहा हूँ। डर तो नहीं है कोई डर तो नहीं। देखेंगे जो बात है वो जनरली न्यूट्रल वो करनी चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने बायोमेट्रिक करवा लिया हुआ है, पहले एक चीज़ नोटिफाई की जाती है कि जिसका बायोमेट्रिक नहीं होगा वो इलेक्शन में वोट नहीं कास्ट कर सकेगा। अब वो बायोमेट्रिक हो गया, अब फिर नया लाहौर बार में भी ऐसा करते हैं, हाईकोर्ट बार में भी करते हैं, जी आप अपना असली शनाख्ती कार्ड, असली बार कार्ड लेके आए। भाई जब बायोमेट्रिक हो गया, आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया, तो वकील साहब आए अपना थंब इम्प्रेशन दें और वोट डालें। और ये इलेक्शन भी जो 16 बंदों, और वोट भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डालें ना। हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक, जी बिल्कुल, ईवीएम पे डालें ना। ईवीएम पे। अब ये हुआ कि 16 लोगों का नाम लिखना, उसके बाद उनका वो सीरियल नंबर याद रखना। टोटल एक्चुअल लाहौर डिवीजन में 20 वोट डालने थे, 16 लाहौर के लिए, 2 कसूर के लिए, 1 ननकाने के लिए और 1 शेखुपुरा के लिए। तो वो इतनी बड़ी उसकी लेंथ थी लिस्ट की, 93 मेंबर्स थे जिनमें से 20 को इलेक्ट करना था। तो ये काफ़ी टफ जॉब थी और बड़ा टाइम कास्टिंग थी। और फिर उसके ऊपर जो सपोर्टर्स थे वो उनका एक हमलावर हो जाना वोटर के ऊपर कि जी इसको, तो वो इतने शोर में वो चीज़ है ना वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। पोलिंग बूथ जो है वो बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा पुरसकून वो माहौल होना चाहिए। राना साहब, पोलिंग बूथ जो है जी उसके उसी जगह के ऊपर आपको वो पर्ची वगैरह मिल रही है जिधर आपने वोट डालना है, ठीक है, और वहीं पे वो बूथ है साइड पे, जी, और सारा अंदर उनके सपोर्टर्स खड़े हैं और वो आपके ऊपर आके गिर रहे हैं। क्या ये ऐसे नहीं होना चाहिए था कि आपने यहाँ से आपको वोट मिला है और आप दूसरे कमरे में जाते, वहां पे एक सिर्फ जो है वो न्यूट्रल बंदा होता, ठीक है, और उसके सामने आप वोट डाल रहे होते और कैमरे जो है वो कैमरे में ये सारा इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ 2-3 चीजों की अमेंडमेंट भी होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन डे पे बैजर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं होना चाहिए। बैजर ना हो, रिक्वेस्ट ना हो। रिक्वेस्ट आपने इलेक्शन जैसे 24 घंटे पहले कैंपेन बंद हो जाती है तो फिर इलेक्शन डे पे कैंपेन क्यों हो रही है? ठीक है, रूल ये है, जनरल इलेक्शन में भी यही होता है, मगर वो फिर भी हो रही होती है। होना ये चाहिए कि आपने 24 घंटे पहले तक कैंपेन कर ली, अब आप वहां खड़े हैं, बैठे हैं, आपके फ्लैक्स लगे होने चाहिए, किसी को आपका वोट मांगने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक पुरसकून माहौल में वोटर आए, वो इलेक्टोरल अपना राइट एक्सरसाइज करे और उसके बाद वो चला जाए। ये जो सारा दिन वहाँ खड़े रहना, वोट मांगते रहना, खाने खिलाते रहना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अनडेमोक्रेटिक हैं और वो एक्सपेंसिव भी हैं। ऐसा नहीं है, कैंपेन 24 घंटे बंद हो पहले, उसके बाद वो जो भी उसका रिजल्ट है उसकी जो वोट पोल करना वो प्रोसेस होना चाहिए। राना साहब, इलेक्शन की जो रूल्स थे उसकी वायोलेशन इस तरह से भी हुई कि आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, और हमारे मोबाइल के ऊपर ऐसे ऐसे मैसेजेस आए कि वहाँ पे एक लॉ का सेशन है। जी क्या है? सेशन है, और आपने लाजमी पहुँचना है और कंफर्मेशन भी दें। मैं एक जगह पे टाई शाई लगा के वही अपने ड्रेस में, मैं यार सेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मैं क्या जी पहुंच जाऊंगा। मैं गाड़ी स्टार्ट की, मैं वहां पे गया, वहां पे पहले तो माहौल दिखने में ऐसे डाइस भी था, ठीक है,
और माइक भी लगा हुआ था और उन्होंने बिठा दिया। अब टाइम 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, वकला की आमद तो बड़ी हो रही थी, मुलाकातें राणा साहब भी मेरे साथ थे वहाँ पे, ठीक है, मौजूद वहाँ पे हमारी मुलाकातें हो रही थी, हम बैठ रहे थे, जफियाँ डाल रहे थे, सब कुछ वो एक माहौल जो हर बन जाता है दावत के ऊपर। तो जनाब वो थोड़ी देर बाद जब 2 घंटे गुजर गए तो घड़ियाँ वगैरह देख ले, तो उन्होंने कहा जी आइए प्लीज़ खाना खुल गया। तो हमने खाना खा लिया। अब हम फिर डाइस, पता लगा वो डाइस गैप हो गया उधर से वो जिसका था वो ले गया। हाँ। तो वो जो हमें इस दफा जो स्टाइल रहा है ना, वैसे ये बड़ा अच्छा राणा साहब स्टाइल रहा है कि आपका एक सेशन है किसी लॉ के ऊपर, तो आप तशरीफ लाएं और सीखें। जी जी, बड़ा सिखाया यार उन्होंने, मजा आ गया खाना खा के। नहीं उन्होंने यही सिखाया ना कि खाना कैसे खाना है कैसे खाना है, ये ढंग सिखा दिया। जी राणा साहब, आज के प्रोग्राम का मास्टर क्वेश्चन, भट्टी साहब, राणा साहब तैयार हो जाएं। मैं इस क्वेश्चन के इस जो है रूल के ऊपर, पाकिस्तान बार काउंसिल 1976 का जो ये रूल है, पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मैं इंशाल्लाह ताला पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लेटर लिखूंगा कि इसको अमेंड किया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सीसी करूंगा, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा को भी सीसी करूंगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, ये सुने और फिर इसके ऊपर आप अपना जवाब दें। पाकिस्तान में वकला की इश्तिहारबाजी, एडवर्टाइजमेंट के मुतल्लिक पाबंदी, पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, बार काउंसिल रूल 1976 की शक्ल में मौजूद है। चैप्टर 12 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रूल, ये बड़ा अहम है, ये वाला रूल है जो हमें अमेंड कराना चाहिए, मुझे नहीं, सारे वकला को, सारी बार्स को इकट्ठा होना चाहिए एक पेज पे, क्योंकि ये पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर मौजूद है। पंजाब बार काउंसिल ने अगर इसको अडॉप्ट किया तो फिर बाकी सूबों ने भी किया हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि रूल 175E ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 क्या है। सर वो ये है, कोई वकील किसी भी तरह बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर अपनी पेशा वराना खिदमात के लिए इश्तिहारबाजी नहीं करेगा। नंबर 2, अखबार या सोशल मीडिया पर ज़ाती तशहीर नहीं करेगा, बैनर्स या साइन बोर्ड्स के जरिए काम हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, किसी को बतौर दलाल या टाउट इस्तेमाल करना, मैं एग्री हूं जी, ये 175E में रहनी चाहिए। आगे आ जाएं, मुकदमात के हवाले से अपनी तस्वीरी या खबरी तशहीर नहीं करेगा। अगर कोई वकील ऐसा करे तो ये अमल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पेशा वाराना बदउनवानी के जुमरे में आता है और मुतल्लिका बार काउंसिल्स इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकती हैं। ठीक हो गया राणा साहब, इस वक्त ये डिवाइस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, A to Z आपका लॉ, आपकी जजमेंट, आपकी एनरोलमेंट, आपके स्कूल बच्चों की फीस, आपके बिल्स, आपके ABCD, वो सारे यहाँ पे घर बैठे बिस्तर पे, हत्ता कि अब तो वो पंखे भी आ गए हैं जो कि आप रिमोट से कंट्रोल, रिमोट भी खत्म, ऐप इंस्टॉल करें, AC भी, मैं तो AC से चलाता हूँ, ठीक है, बंद रिमोट ना मिले इधर से खोलें चला लें। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो राणा साहब, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेके जो ऑफिशियल आपका कोई सबसे एंड पे किसी डिपार्टमेंट का क्लर्क है ना ग्रेड में, उसका प्रोफाइल भी नेट के ऊपर मौजूद है, वो क्या करता था, क्या कर रहा है और उसकी रिटायरमेंट ये है। तो क्या वकला 17 साल की तालीम हासिल करने के बाद वो इश्तिहार नहीं लगा सकते, वो बोर्ड नहीं लगा सकते, वो नाम नहीं लिख सकते, सोशल मीडिया के ऊपर अपना पेज बना के नहीं काम ले सकते? मुझे ये बताएं, ये सारी कदगने लगा के हमें एक कमरे में बंद कर दिया है, ठीक हो गया, तो क्या ये इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल को? ये कैसे निज़ाम चलेगा? और दूसरी आखिरी बात करूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा, क्या जो हमारे नए वकला हैं वो प्रोफेशन में आते हैं, पहले तो ये होता था कि सीनियर्स थे, उनके साथ जूनियर्स अटैच हो जाते थे और वो साला साल उनके जूनियर रहते थे। जब वो वकील साहब बीमार हो जाते थे या फोत हो जाते थे तो उनका जो पूरा दफ्तर और लाइब्रेरी होती थी ना, वो भी जूनियर को मिल जाती थी और वो उस दफ्तर को आगे चलाता था। तो कहते सी है फलाने वकील दा जूनियर है। वो तो एक दौर था ना कि जब ऐसे नाम बनता था।
तो अब तो काम कम है, क्राउड ज्यादा है, आप कितने ज्यादा वकील बना के बाहर निकाल रहे हैं और काम है नहीं। और ऊपर से ये हमारे पास 175E है। तो जी भट्टी साहब 175E। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से राना साहब भी अपनी ओपिनियन देंगे। पहले तो ये रूल जिन लोगों ने बनाया था ना, ज़ाहिर है जब बार कौंसिल बनी है, बार कौंसिल रूल्स कई फौत हो गए होंगे उसमें से। नहीं, वो काफ़ी अरसा हो गया है इसको। वही ना। हाँ, बंदे समझदार थे, बंदे समझदार थे, एक विजडम थी इसमें। मे भी उस वक्त ये कानून जो था इसका बनाना जरूरत भी थी उस वक्त 1976। प्रोफेशन के हवाले से उन्होंने बिल्कुल सही रूल बनाया था। अब क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया है, पहले मैं अब राना साहब भी बयान करेंगे, पहले जो परमिशन थी ना, ये जो इश्तिहारबाजी की हद तक जो इन्होंने हमें जो परमिशन दी हुई थी हर वकील को कि वो अपना विजिटिंग कार्ड छिपवा ले और जिस चैम्बर में या जिस जगह पे बैठेगा अड्डे पे, या जो आपको पता है ना फटा सिस्टम भी रहा है सिविल कोर्टों में, अभी भी फटा सिस्टम है और दफ्तरों में फटा तो खत्म नहीं हो रहा। हाँ जी, वहाँ बोर्ड लगाने की इजाज़त थी और अपना विजिटिंग कार्ड छुपाने की इजाज़त थी, पहले तो यही था। अब क्योंकि वक्त गुजर गया है और सोशल मीडिया का दौर आ गया है जी, ये भी कुछ ज़्यादा चंद साल हुए हैं कि अब तो ये एक हमारे एक मेहरबान थे, वो कहते थे कि सारी दुनिया ये मोबाइल में आ जानी है और वो हो गया। बिल्कुल। अब ये एक छोटे से, इससे भी आधे फ़ोन में भी सब कुछ होता है। अच्छा, तो अब मैं आपकी तजवीज़ की मैं तायद करता हूँ कि अब इसमें थोड़ी सी तरमीम करके ना, थोड़ी सी तरमीम करके, कुछ तो रूल्स आपने कहा ना कि वो ठीक हैं, एक ही ठीक है, हाँ जो ठीक है वो सिर्फ ये है उसको रहने देते हैं। आप किसी को बतौर दलाल या टाउट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको डिस्करेज करना चाहिए लाजमी। इसको नहीं, आज इसको भी करेज करो, इसको करेज करो कि ये 175E का पार्ट रहे और ये जो बाकी है ना इनको डिस्करेज करो। हाँ जी, वो जो दलाल वाली बात है ना, हाँ उसको तो रहना चाहिए ना। उसको हम करेज करते हैं कि ये प्रोफेशन के लिए जरूरी है। आपकी बात की मैं तायद कर रहा हूँ। जो बाकी है ना इसमें जो इश्तिहारबाजी का, इसमें मैं समझता हूँ कि बार कौंसिल की मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की भी और पंजाब बार कौंसिल की भी, सवाई बाकी बार कौंसिलों की भी। कोई जिम्मेदार लोगों के 5-7 लोगों का एक पैनल बना के ना इसको वो तरमीम करें और उसको फिर हाउस से पास करवाएं, पाकिस्तान बार कौंसिल के हाउस से पास करवाएं कि वो पास देखें भट्टी साहब, करना उन्होंने ही है ना, देखें करना ड्यूटी उनकी है, ड्यूटी उनकी है, करना उन्होंने है। वो तजवीज़ ये है कि इसमें थोड़ी सी तरमीम हो जाए कि सोशल मीडिया की हद तक इजाज़त देनी चाहिए और इजाज़त ना भी दे तो लोग तो कर रहे हैं वायलेशन इस रूल की। भट्टी साहब, इसमें ज्यादा जो बात आती है ना सारी, वो आती ही सोशल मीडिया की है। बोर्ड तो आपके लगे हुए हैं, विजिटिंग कार्ड आपके छपे हुए हैं, वही मैं कह रहा हूँ, दो चीजें तो है ना। सोशल मीडिया को ऐड करके ना कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपना, जैसे जो हर बंदे ने पेज बनाया हुआ है, हर नौजवान का भी पेज है, हर सीनियर वकील का पेज है, अपने पेज को प्रोपोगेट करने का या उसको थोड़ा सा फैलाने का ये इजाजत दे दे बार कौंसिल। हाँ जी, ये राना साहब जी ठीक हो गया जी। राना साहब, पाकिस्तान का कोई भी बिजनेस उठा लें, कोई भी ऑफिशियल पर्सन उठा लें जिसकी वेबसाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं इदारों की, LDA ले लें, टीपा ले लें, वासा ले लें, हाई कोर्ट ले लें। हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं या अफरीदी साहब, उनका प्रोफाइल भी आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाएं, उसको खोलें, अच्छी बात है। तो प्रोफाइल आ रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब वकालत शुरू की, फील्ड में आए, ये रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, एडवोकेट जनरल बन गए, हाई कोर्ट के जज बन गए, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, सारी बातें आ रही हैं। तो हम वकला के ऊपर ये, अच्छा मुझे राना साहब आपने जवाब जो ये देना है कि अगर वकील अपनी इश्तिहारबाजी करे, सोशल मीडिया के ऊपर वो एक पेज बनाता है, लिखता है जी मैं एक्सपर्ट इन बैंकिंग लॉज, ठीक है, एक्सपर्ट इन फौजदारी मुकदमात, क्रिमिनल लॉज, इसके अंदर इंसाफ की फराहमी में क्या इंसाफ नहीं मिलेगा जब मैं क्लाइंट इस तरह सोशल मीडिया पे लिखूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूं और मेरे से रब्ता करें? तो ये इंसाफ में रुकावट कहां पे आ रही है? ये असल इसकी जो लॉजिक और इसकी रूह है ना, वो ये है कि ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगा जब ये बना है। ये कैसे होगा? मुझे इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, ठीक है, आप मुझे समझाएं कि ये किस तरह इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। सबसे पहले बात यह है,
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिटीजन्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। राना साहब मिनट भी आपको 2 मिले हैं सिर्फ, बाकी अच्छा, जल्दी कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए तो जहां सिगरेट का इश्तिहार है, जहां ब्लेड का इश्तिहार है, जो कि इलीगल है, सिगरेट जानलेवा है, कैंसर की तस्वीर बनी हुई है, कैंसर, उसका इश्तिहार चल सकता है, तो क्या वकील अपनी ये बात फराहम करने वाले का इश्तिहार नहीं चल सकता? अगर ये इश्तिहार, अब ये बात नहीं चलेगी भट्टी साहब, फिर ये सोशल मीडिया से फेसबुक अकाउंट भी खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि वो तो फेसबुक अकाउंट पे भी लिखा हुआ है। सारे हाई कोर्ट जजों की, सुप्रीम कोर्ट जजों का प्रोफाइल हटाओ, कोई बंदा ये देख ले कि यार ए जज जेड़ा है बैंकिंग दा जज है, बड़ा चंगा है, मैं ते केस है को लुआना है, वो ये कोशिश नहीं करेगा। फिर नहीं, उसके अलावा भी बात ये है कि देखें, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ये चूज़ करने की, जब हम कहते हैं फलाना टूथपेस्ट यूज़ करें, आपके दांतों में दर्द है, गम से ब्लीडिंग हो रही है तो फलाना करें, फलाना सर दर्द है तो फलाना टैबलेट करें, तो क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे सिविल की ज़रूरत है, जब मुझे क्रिमिनल की ज़रूरत है, तो वहाँ जाके जब वो सर्च करके अपनी सिलेक्शन से उसको सिलेक्ट कर लेगा तो उसको लीगल रेमेडी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, बजाय इसके कि वो किसी, अगर एक बंदा सिविल करता ही नहीं और वो क्रिमिनल करने वाले के पास सिविल केस लेके चला जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये जो थर्ड क्लास हथियार शुरू हो गए हैं कि रक्षों के पीछे फ्लैक्स लगे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए, टाउटिज्म नहीं होना चाहिए, या जिन लोगों ने, इस बात पे पाबंदी होनी चाहिए कि अगर वकील सोशल मीडिया पे कोई कंसल्टेशन दे रहा है तो वो गैर कानूनी कंसल्टेशन ना दे। बाज़ औक़ात ये ऐसी भी रेमेडी बताते हैं जो होती ही नहीं है, सिर्फ बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी रिक्शा के पीछे लिखा हुआ है कि जी 10 दिनों में, हाँ 10 दिनों में आपका, वो एक मौलवी साहब काफी मशहूर हुए हैं, फाइलर बना, ला क्लर्क हैं, हाँ जी, और वो अपने आप को वकील होने का कोई दावा भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं फाइलर एक क्लर्क भी जाके आपको बनवा सकते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो ये है कि कुछ एथिक्स के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ वकला को अपनी प्रोजेक्शन करने की परमिशन होनी चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मैं उसके लिए जो मेरा समझता हूँ लीगल हमारे पास वे बनता है, हमें बार काउंसिल में एक रेजोल्यूशन मूव करनी चाहिए विद द सिग्नेचर्स ऑफ मेनी लॉयर्स, ठीक है, जो आपको करते बहुत अच्छी बात। हाँ, वो सबसे पहले मैं साइन करूंगा, फिर भट्टी साहब कर देंगे। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, राना साहब। नाजरीन, आज हमारा मौजू था वकला और उनके मसाइल। हमने आज अपने मेहमानों से बात की जिनमें शराज फैज़ भट्टी साहब और राना मोहम्मद साबिर साहब शामिल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ अपने मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।